हेलो एवरीवन। जीव विज्ञान कक्षा 12 के पाठ संख्या 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत हमने पौधे आवर्त बीजी पौधे का एक आकर्षक भाग पुष्प के बारे में और पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। विभिन्न भाग के कार्य पढ़े थे और किस तरीके से उनमें जननशील चक्र के अंतर्गत जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हमने नर युग्मक के बारे में पढ़ा। नर युग्मक अर्थात पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन, जिसकी लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। परागकण कैसा होता है, परागकण की कितनी कोशिकाओं का बना होता है, परागकण की संरचना ये पढ़ी, परागकण का निर्माण कैसा होता है ये पढ़ा। अब हमने अपने पिछले वीडियो में अंडप के बारे में पढ़ा था, प्रतीपीय बीजांड के बारे में। बीजांड की संरचना देखी थी हमने पिछली बार। मैंने कहा था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीजांड की संरचना के अंतर्गत हमने बीजांड के विभिन्न भाग पढ़े और सबसे महत्वपूर्ण भाग था भ्रूणकोश। ओके, तो भ्रूणकोश हमने पढ़ा। आज हम इसी के अंतर्गत ले रहे हैं कि भ्रूणकोश के अंदर किस प्रकार से किस प्रकार से कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजित होती हैं और विभाजित होके एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है, मातृ जनन कोशिका बनाती है। तो गुरु बीजाणु मातृ जनन कोशिका किस प्रकार बनता है, हालांकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बट आज फिर से देखते हैं और किस प्रकार वो आगे जाके अंड का निर्माण करती है और ध्रुवीय केंद्रक कैसे बनते हैं, किस प्रकार से अंड सामुच्चय बनता है, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, केंद्रक कोशिकाएं किस प्रकार से बनती हैं, यह हम आज पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, देखिए पिछली बार बीजांड की इस तरीके से संरचना के बारे में हमने पढ़ा था। इस संरचना में यह है भ्रूणकोश। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है यह है भ्रूणकोश। ये दो सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका और ये तीनों मिलकर बनाती हैं अंड सामुच्चय। ये द्वितीय केंद्रक और ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, और ये ध्रुवीय कोशिका भी कहते हैं। तो प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, ये ध्रुवीय कोशिका, ये द्वितीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। इन सब कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कैसे ये 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हैं, तो यही हम पढ़ रहे हैं आज। तो आज मैं वापस से चित्र बना रही हूँ भ्रूणकोश और उस चित्र के सहायता से वापस से हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। ओके, देखिए गुरु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात अंड का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ओके, तो चलिए चित्र के जरिए इसको समझते हैं। बिल्कुल वही जो मैंने आपको पराग कणों में बताया था कि हाइपोडर्मिस होता है, अधस्थ त्वचा जिसे कहते हैं, उससे प्राप्सु कोशिकाएं का निर्माण हो जाता है, यानी हाइपोडर्मिस से आर्चिस्पोरियल सेल्स का निर्माण हो जाता है और उनसे 2 प्रकार की सेल बनती हैं, पीपीसी यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। भित्ति कोशिकाओं से भित्ति बनती हैं और बीजाणु जनन कोशिकाओं से बीजाणु जनन कोशिका गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ओके, तो इसी को हम वापस पढ़ रहे हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है, इनको चित्र के जरिए हम समझते हैं। ओके, इस प्रकार से ये अधस्थ त्वचा है। अधस्थ त्वचा की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी और जो जीव द्रव होगा वो सघन हो जाएगा, और जिसकी वजह से यह प्राप्सु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये प्राप्सु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और प्राप्सु कोशिकाएं यहाँ मैं लिखती हूँ, वापस से देखिए, चित्र के जरिए भी समझेंगे और यहाँ मैं लिखती भी जाती हूँ ताकि आप आराम से समझ जाएं। हाइपोडर्मिस अधस्थ त्वचा, पहले
अधस त्वचा, अधस त्वचा से सॉरी आधा तो है ये, अधस त्वचा से निर्माण होगी किसकी? प्राप्सु कोशिका की। प्राप्सु कोशिका भी कह सकते हैं और प्राप्सु आरंभक भी कह सकते हैं। ओके, इनको इंग्लिश में कहते हैं आर्चस पोरियल इनिशियल या आर्चिस पोरियल सेल। अब इससे दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा। उसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं, जब हम पराग कणों का निर्माण समझ रहे थे तो पराग कणों के निर्माण में भी दो प्रकार की कोशिकाएं का निर्माण हो रहा था। उसमें भी अधस त्वचा थे, एपिडर्मिस। अब अधस त्वचा से प्राप्सु कोशिकाओं का निर्माण हुआ था और दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ था। एक से भित्ति बन रही थी और एक से पराग कणों का निर्माण हो रहा था। ओके, तो इसमें भी इसी प्रकार है। एक से PPC अर्थात प्राइमरी पेरेंटियल सेल का निर्माण होगा, दूसरे से PSC प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल का निर्माण होगा। हिंदी में इसको कहेंगे प्राथमिक भित्तिक कोशिका और इसे कहेंगे प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। ओके, इन्हीं का आगे चल के ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, ओके, यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करेंगी, एक्ट करेंगी। अच्छा, तो इसी को यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। गुरु बीजाणु मात्र प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका को ही गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका कहते हैं, क्योंकि यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य करेगा और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगा, याद रखिएगा। इन चार गुरु बीजाणुओं का विन्यास जो होगा वो रैखिक क्रम में होगा। रैखिक का मतलब इस प्रकार से चार गुरु बीजाणु होंगे। ऑल्सो यू ऊपर डायग्राम से और मैं बता दूंगी, फिलहाल यहाँ पर बता दूं। जैसे एक ये रैखिक क्रम में, 2, 3 और 4। ओके, चार होंगे। चारों का आपको पता ही है, चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगा और ये सारे के सारे अगुणित होंगे। ओके, इस प्रकार से चार गुरु बीजाणुओं का निर्माण करेगा और ये रैखिक क्रम में होंगे। क्रम याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। ओके, रैखिक क्रम में होंगे और इनमें इनको चतुष्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक गुरु बीजाणु चतुष्क में केवल एक जो होता है गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, बाकी 3 निष्क्रिय हो जाती हैं। तो 3 नष्ट हो जाएंगे, केवल एक सक्रिय रहेगा। 3 नष्ट होने के बाद इस तरीके से नष्ट हो जाएंगे, डीजेनरेट जिसे कहते हैं, और केवल एक ही एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, जो मादा युग्मोद्भिद की तरह कार्य करेगा। ये एक एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और सक्रिय होकर क्या बनाए, किसकी तरह कार्य करेगा, मादा युग्मक। मादा युग्मोद्भिद की तरह कार्य करेगा, याद रखिएगा। 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय रहता है। ठीक है, बाकी के 3 अपहाशित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और यही आगे की ओर चल के मादा युग्मोद्भिद की तरह कार्य करता है। ओके, अच्छा, अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है, इन चारों जो रैखिक क्रम में होती हैं, कौन सी कोशिका सक्रिय रहती है। ओके, तो
जो सबसे नीचे निभाग की तरफ होता है, मैंने जो चित्र आपको बताया था, यह चित्र, इस चित्र में यह था निभाग। ये निभाग की तरफ की जो कोशिका होती है, इनमें इस पूरे के पूरे निभाग की तरफ जो कोशिका होगी, 4 कोशिकाएं, तो वही केवल सक्रिय रहेगी और बाकी 3 नष्ट हो जाएंगी। ओके, तो एक बार वापस बता दूं, अधस्थ त्वचा से प्राप्सु कोशिकाएं बनती है। प्राप्सु कोशिकाएं का आकार बड़ा होता है, बड़ा होकर के सघन जीवद्रव्य होता है, और यह 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्तिक कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं, और यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें से 3 अपहाशित हो जाते हैं और एक ही सक्रिय रहता है, जो निभाग की छोर की तरफ रहता है। अब आते हैं प्राथमिक भित्तिक कोशिका। प्राथमिक जो भित्तिक कोशिका या तो अविभाजित रहती है या बार बार विभाजित होकर एक भित्ति का निर्माण करती है, किसकी, इनके चारों तरफ। ओके, या तो विभाजित नहीं होती, या तो विभाजित होती है तो बार बार विभाजित होकर निर्माण करती है, किसका, इसके चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण करती है। तो चलिए इसी को हम ऊपर की ओर चित्र से समझते हैं। ओके, इस तरीके से 4 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका 4 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ओके, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इसको मैं पहले 4 बनाना चाह रही थी, अब एक ही बना देती हूँ। प्राप्त कोशिकाओं, 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा इस तरीके से। ओके, तो 4 मादा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिनमें निभाग की छोर की तरफ का एक सक्रिय रहता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए वो भी बना देते हैं। 3 जो नष्ट हो गए हैं, अपहाशित हो गए हैं, ये 3 अपहाशित हो गए, एक ही केवल क्या रहा, सक्रिय रहा। इसकी चारों तरफ आप भित्ति बना दीजिएगा कोशिकाओं की। इस तरीके से ये 3 नष्ट हो गए, ये एक सक्रिय रहा, और यही मादा युग्मोद्भिद की तरह कार्य करेगा। अब ये देखिए, एक कोशिका सक्रिय रहेगी जो निभागी छोर की तरफ होती है, और बाकी 3 अपहाशित हो जाएंगे, नष्ट होंगे। ये एक कोशिका विभाजित होकर के इस एक कोशिका के अंदर की जो ये केंद्रक है, वो विभाजित होकर 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। एक कोशिका 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा, विभाजित होकर के 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक, और ये एक केंद्रक 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। आगे चल के ये 2 केंद्रक अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाएंगे, एक निभाग की तरफ और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ। ओके, एक निभाग की तरफ और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ। वापस पुनः इनमें विभाजन होगा, और प्रत्येक ध्रुव पे 2-2 कोशिका अर्थात प्रत्येक ध्रुव पे 2-2 केंद्रक अर्थात 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, 2 केंद्रक से 4 केंद्रकों का निर्माण हुआ, और 4 केंद्रक से 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। प्रत्येक ध्रुव पे 4 केंद्रक, प्रत्येक ध्रुव पे 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। ओके, इस प्रकार से। अब आगे चल के यही केंद्रक दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाएगी, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाएगी, और विपरीत ध्रुवों की तरफ 3 केंद्रक बच जाएंगे। विपरीत ध्रुवों की तरफ 3 केंद्रक बच जाएंगे, और कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। अब आप देखिए, अब ये सब अगुणित हैं। अगुणित केंद्रक कितनी है, वापस मैं बता रही हूं, देखिए
एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक, वो केंद्रक डिवाइड होकर दो केंद्रक बन गई, दो केंद्रक से दोनों विपरीत ध्रुवों पे चली गई, दो केंद्रक से चार केंद्रकों का निर्माण हुआ, चार केंद्रक से 8 केंद्रकों का निर्माण हुआ, प्रत्येक विपरीत ध्रुव पे 4-4 केंद्रक, और दोनों विपरीत ध्रुवों से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाती है और मध्य में आके द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ पर दो केंद्रक मध्य में होंगे, ध्रुवीय केंद्रक जिनको कहेंगे, और जो निभागी छोर की तरफ है वो प्रतिध्रुवीय केंद्रक की तरह कार्य करेंगी, और जो नीचे की तरफ है बीजांड की तरफ वो अंड सामुच्य की तरफ कार्य करेंगी। तो अब इन्हीं के बारे में यह हो गई आपके भ्रूण कोश की संरचना, जिसको वापस विस्तार से मैं एक सही डायग्राम पे आपको फ्रेशली वापस समझाती हूँ। यह है एक भ्रूण कोश की संरचना। भ्रूण कोश के बाहर की तरफ आपको पता ही है इस तरीके की संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस या बीजांडकाय कहते हैं, और इनकी तरफ यह दो अध्यावरण इस तरीके से, इस तरीके की संरचना होती है कुछ। यह निभाग, यह बीजांडकाय, यह है भ्रूणकोश, यह बाह्य अध्यावरण और यह आंतरिक अध्यावरण। यह है बीजांड द्वार। ओके, आपको इसी डायग्राम का लेबल करना है ताकि आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये है अंड सामुच्य जिसमें ये है अंड, ये है सहायक कोशिकाएं दो, ये है ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक कोशिकाएं, और यह है प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। ओके, अगर केंद्रक गिना जाता है तो 8 होती हैं और कोशिकाएं 7। कैसे? केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं, परंतु कोशिकाएं 1 2 3 4 5 6 और ये ध्रुवीय कोशिकाएं जो बीच में हैं द्वितीय केंद्रक कोशिकाएं, इनके लिए एक कोशिका होगी। तो इनके 2 कोशिका ना गिन करके आप एक कोशिका गिनेंगे, तो कोशिका 7 और केंद्रक 8 होती हैं। ओके, यह है आपके प्रति बीजांड की संरचना, और ये मध्य में है भ्रूण कोश की संरचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूण कोश की संरचना के अंदर की जितनी कोशिका होती है प्रारंभ में उसको प्राप्तसुक कोशिकाएं कहते हैं। प्राप्तसुक कोशिकाएं क्या करती हैं? विभाजित होकर के 4 कोशिकाएं मात्र कोशिका और भित्ति कोशिका बनाती है। मात्र कोशिकाओं में वापस विभाजन होता है और सूत्री विभाजन, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें से एक कोशिका सक्रिय रहती है और 3 कोशिका अपहासित हो जाती हैं, और जो सक्रिय रहती है वो निभागी शोर की तरफ रहती है, और सक्रिय कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर विभाजन होता है और 2 केंद्रक का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पे चले जाते हैं और विपरीत ध्रुवों पे वापस पुनः उनमें विभाजन होता है, और 2 केंद्रक से वो 4 केंद्रकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ध्रुव पे 2-2 केंद्रक, वापस पुनः विभाजन होता है और 4 केंद्रक से 8 केंद्रक का निर्माण होता है। दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रक, और 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है। तो केंद्रक हो गए 8 और कोशिका हो गई 7। ओके, तो यह है मादा भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना और मादा युग्मोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश कह सकते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन, अभी हमने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा। गुरु बीजाणु जनन में मात्र कोशिकाओं द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण, ये गुरु बीजाणु का निर्माण की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ओके, अब ले रहे हैं हम द्वितीयक निषेचन किसे कहते हैं। ओके, द्वितीय निषेचन किसे कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे आराम से समझ पाएंगे। ओके, तो आज हमने चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत गुरु बीजाणु पढ़ा। किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है, यह हमने पढ़ा। हमने भ्रूण कोश की संरचना का अध्ययन करा। भ्रूण कोश की संरचना के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि केंद्रक जो होते हैं भ्रूण कोश में विभाजन के बाद 8 केंद्रकों का निर्माण होता है और
कोशिकाओं का 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। भ्रूण कोश की संरचना का अध्ययन किया, किस प्रकार से भ्रूण कोश में केंद्रकों का निर्माण होता है, यह हमने पढ़ा। तो आज हमने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा। अपनी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।